सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको सुनहरी धूप का तीसरा पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है अगर नाक न होती। आपको बता दूं बेटा कि सबसे पहले मैं आपको लेखक परिचय यानी इसके राइटर को नहीं, इसके लेखक कौन है। तो इस पाठ के लेखक हैं गोपाल बाबू शर्मा ने हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी भाषा प्रसंग के अनुरूप सरल, सरस, कोमल और प्रवाहपूर्ण होती है। इन्होंने चलते चलते सब चलता है लोकतंत्र में, लोक जीवन में नारी विमर्श, सास बिना सब सुना जैसी लोकप्रिय कृतियों की रचना की है। उसी से संबंधित ये कहानी उन्होंने लिखी है। और इसमें लेखक ने क्या बताया है कि इस व्यंग लेख द्वारा लेखक ने समाज में प्रचलित नाक से जुड़े बहुत सारे मुहावरों का बड़ा ही सुंदर ढंग से उन्होंने प्रयोग किया है। लेखक ने मानव शरीर में नाक के विशेष महत्व को देखते हुए उसकी अच्छाइयों और बुराइयों का उल्लेख करने के साथ उसकी सामाजिक उपयोगिता को भी दर्शाया है। नाक से बुराइयां भी होती है बेटा और अच्छाइयां भी होती है कि मेरी नाक कटने से बच गई, मेरी नाक कट गई। बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं। और इसमें सबसे पहले एक आपको सुविचार बताऊंगी जो अब्राहम लिंकन जी ने लिखा है। सुविचार है, हंसी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। हम कितना भी दुखी रहे बेटा, कैसे भी रहे, कितना भी हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़े, लेकिन कभी कभी हमारे बीच में ऐसा हंसी मजाक हो जाता है कि हमें मजबूरन हंसना पड़ता है, मजबूर होकर भी, या हम एक दूसरे को देखकर, जैसे कहते हैं कि हंसी संक्रामक होती है, बीमारी की जैसी होती है, एक ने हंसा तो दूसरा हंसने ही लगता है। वैसे ही अब्राहम लिंकन जी ने कहा है कि हंसी जीवन की अनिवार्य यानी कि आवश्यकता है। अब आपको बता दूं कि कहानी आगे क्या है कि कितना, अब कहानी हम बताने जा रहे हैं आपको कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि कितना अच्छा होता अगर नाक न होती। नाक की चिंता में आदमी का जीना मुहाल हो गया है। नाक रखने के खातिर लोग मुकदमेबाजी में बर्बाद हो जाते हैं। अब देखिए बेटा, गरीब लोगों की तो बात छोड़ दो, उनकी तो 1500 में शादी हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन जो मीडियम तबके के लोग रहते हैं, ना अमीर ना गरीब, और जो बहुत बड़े लोग रहते हैं, नाक बचाने के चक्कर में वो बच्चों को, जैसे हमारे पड़ोस का बच्चा कॉन्वेंट में जा रहा है, मेरा बच्चा प्राइमरी में जा रहा है, तो नाक बचाने के लिए अपने बच्चे को कॉन्वेंट में भेजेंगे। लड़की की शादी हुई तो भले ही लोन से ही क्यों ना पैसा ले, ये सब नाक के कारण हो रहा है। ध्यान से सुनिए कि भले ही उनको लोन से पैसा लेना पड़े लड़की की शादी के लिए, गाड़ी और ये बहुत सारे सामान, अभी तो समझ रहा है आप लोगों के एडवांस टेक्नोलॉजी में कि लड़कियों को हर सामान देना पड़ता है, उसके कारण उनको लोन लेना पड़ता है। और भात छोचक का अर्थ क्या होता है कि बहन, मेरे बहन का बच्चा, यानी कि मामा के द्वारा बहन के बच्चे के मुंडन में, बच्चा पैदा होने के बाद जो हम वारसा करते हैं उसे कहते हैं भात छोचक। उसको बहुत बड़ा यानी कि वैल्यूएबल, बहुत कीमती उपहार देना। और टीवी, फ्रिज, कूलर, गाड़ी, यानी पड़ोस के पास है तो हमारे के पास क्यों नहीं है। लोग आएंगे तो बोलेंगे कि उसके पास ये, हमारे पास ये नहीं है। उसका तो समाज में बहुत नाम हो जाएगा, उसका तो हमारे गली मोहल्ले में बहुत नाम हो जाएगा, हमारा क्यों नहीं। तो अपनी नाक बचाने के लिए लोग कर्जे से टीवी, फ्रिज, कूलर, जो भी उनकी आवश्यकता रहती है, पड़ोस वाले के पास है ना तो हमारे पास नहीं है, तो उसको देखकर हम खुद ले लेते हैं और इस तरह से हम कर्जे में डूबते जाते हैं और नाक बचाने का सिलसिला चलता रहता है। अब आप देखिए, जब हमारे गांव में वर्दीधारी पुलिस हो गए या कोई अधिकारी हो गया, तो उनसे बचने के लिए, उनके नजरों में बहुत ऊंचा और प्रतिष्ठित दिखने के लिए हम उनकी जेब गर्म करते हैं। जेब गर्म करते हैं मतलब हमारे पास नहीं पैसा रहा तो पड़ोस से लेकर उनको पैसा देते हैं, बाद में कर्ज लेकर पड़ोसी का पैसा वापस करते हैं। इस तरह से नाक का मान सम्मान बचाए रखने के लिए हम कितने नीचे यानी गर्त में चले जाते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं। नाक के कारण आदमी को नाको चने चबानी पड़ती हैं। इस तरह से हमें नाक के बारे में लेखक ने बताया है कि नाक एक ऐसी हमारे शरीर का भाग है, पार्ट है कि बिना हथियार के ही वो कट जाती है। अब कैसे कट जाती है देखिए कि अब
आमदनी की अपनी नाक के साथ खानदान की नाक भी जुड़ी रहती है। कभी कोई ऐसी ऐसी बात हो जाए, लड़का घर से भाग जाए, लड़की लव मैरिज कर ले या अदर इंटर कास्ट में शादी कर ले, इससे भी क्या होता है बेटा कि हमारी नाक कट जाती है। लड़का घर से रूठ कर भाग जाए, और इस पर क्या होता है, भागता लड़का है, चोरी लड़का करता है, भागती लड़की है, लव मैरिज लड़की करती है, लेकिन नाक किसकी कटती है? माँ बाप की तो कटती ही कटती है, पूरे खानदान की नाक कट जाती है। और वो कटती है उस हथियार से काटा जाता है क्या? नहीं, समाज में अपने आप हमारे नाम पर धब्बा लग जाता है, और इस तरह से हमारे नाक के ऊपर विविध प्रकार की टीका टिप्पणी होने लगती है। यह भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिनकी नाक कट जाती है, यानी जो खुद नकटे होते हैं, वो दूसरों को भी नकटा देखना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम चोर हैं, हमने चोरी की है, तो दूसरे को हम कौन सी नजरों से देखेंगे कि वो भी चोर है। वैसे ही जिसकी नाक कट जाती है वो कहते हैं कि अरे मेरी नाक तो कटी, उसकी भी आज नहीं तो कल कटेगी और नहीं कटेगी, हे भगवान उसकी नाक जरूर कटे। इस तरह से बहुत सारा उदाहरण दिया जाता है। अब आप लोगों को पिछली कक्षा में सिखाई थी कि दुर्योधन और युधिष्ठिर को क्या कहा गया था। दुर्योधन को पहले भेजा गया कि जाओ उस गली से कोई भी 5 व्यक्ति, इतने दुष्ट व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो सबसे निर्दयी और पापी हो। इस तरह से दुर्योधन ढूंढने गए और उन्हें 3 दिन का समय द्रोणाचार्य ने दिया था, गुरु द्रोणाचार्य ने, पर दुर्योधन को कोई अच्छा व्यक्ति मिला ही नहीं। जब दुर्योधन थक हार कर आ गए वापस, तो युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य जी ने भेजा। तो युधिष्ठिर 3 दिन तक देखते गए कि इसमें बुरा व्यक्ति कौन है, जो दूसरों का हित करता, बुरा है, दूसरों से झगड़ा करता। 3 दिन तक युधिष्ठिर भी ढूंढते रहे, लेकिन पूरा कोई उनको बुरा व्यक्ति मिला नहीं। तो इस तरह से बेटा जैसे हम रहते हैं उसी नजरों से हमें सामने वाला दिखाई देता है कि युधिष्ठिर को कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला और दुर्योधन को कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। वही गांव वही मोहल्ला। तो हम इसमें हमारे क्या फर्क है, हमारे नजरों का, कि जैसा हम रहते हैं वैसे ही हम दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो ठीक वैसे ही लेखक ने कहा है कि मेरी नाक कटी है ना, तो पड़ोस वाले की नाक आज नहीं तो कल कटनी ही चाहिए। इस तरह से हम दूसरे के बारे में कहते हैं। मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अब ये बात कहाँ से होती है कि जुकाम के लिए हम उनको निमंत्रण देते हैं क्या? नहीं देते हैं। जुकाम अगर हमारे पास आ गई तो हमारा वो जीना हराम कर देती है, यानी कि नाक में दम कर देती है। अगर हमारे पास रुमाल नहीं रहा तो महिलाएं हैं साड़ी से नाक पोंछ लेंगी, लेकिन पुरुष के पास पैंट शर्ट पहनते हैं, अगर उनके पास रुमाल नहीं रहा तो शर्ट की बटन तो खोल के पूछ नहीं सकते हैं। इस तरह से इसमें बताया गया है नाक बहुत ही बुरी लगती है जब वह किसी शुभ कार्य के वक्त अनायास छींक मार देती है। वास्तव में नाक और छींक दोनों सहेलियां हैं। नाक और छींक दोनों सहेलियां हैं, पर ज्यादातर लोग उन्हें अकेली ही देखना पसंद करते हैं। एक तरफ लोग छींक की वजह से झींकते हैं और तो कुछ लोग नाक में फुरेरी डालकर या नसवार सुनकर जानबूझकर छींकते हैं। देखिए बच्चों, नाक और छींक ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों सहेली हैं। कुछ अच्छा शुभ कार्य होता रहा और किसी ने वहां पे छींक दिया तो कहते हैं कि अरे रे इसके छींकने से मेरा काम अशुभ हो जाएगा, इसके छींकने से हमारा काम ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, विविध प्रकार का। और बेटा सर्दी हो गई तो छींकना कोई मना नहीं कर सकता, ये नैसर्गिक है, भगवान की दी हुई वस्तु है, छींक तो आना ही है। इस तरह से लोग विविध प्रकार की बातें बताते हैं, लेकिन छींक को कोई रोक नहीं सकता। इस तरह से कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि अरे वो अपना शुभ काम करने जा रहा है और उससे मुझसे लड़ाई हुई है तो नाक में कुछ लकड़ी वगैरह या कपड़ा वगैरह डालकर छींकते हैं, तो सामने वाला क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, अपसेट हो जा रही है। हम ये काम करने जा रहे थे और हमारे काम में बाधा आ गई, अब जा रहे हैं, थोड़ी देर बैठकर निकलते समय अगर किसी ने छींक दिया तो हम जाते हैं क्या? बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हम जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। इस तरह से अगर किसी ने छींक दिया तो हम कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उसे किसी से कोई काम करवाना होता है तब वो सारी हेकड़ी भूल जाता है। एक बार क्या 1000 बार नाक रगड़ना पड़ता है। जब कोई गलती हो जाती है तब भी आदमी को अपनी नाक रगड़नी पड़ती है। जिन लोगों में बदले या ईर्ष्या की भावना होती है वह भी मौके की तलाश में रहते हैं कि कब कैसे
किसी की नाक रगड़वा दी। देखिए बेटा, जब आदमी का बुरा वक्त आता है तो उसका कोई नहीं साथ देता है, तो उसकी जो सेन शौक रहता है, शान शौक, सारी हेकड़ी वो भूल जाता है। और वो क्या करता है, गरज पड़ने पर, वैसे कहते हैं नहीं, गरज पड़ने पर हम गधे को भी मामा कहते हैं, तो ठीक उसी तरह से अगर हमारी गरज है तो एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, उससे भी ज्यादा नाक रगड़ते हैं और उसके बार बार उसका निवेदन करते हैं कि आपको ये मेरा काम करना ही पड़ता है। और जो उसका स्वभाव रहता है वो अपने स्वभाव से विपरीत काम करने लगता है। क्या? तो उसको उससे गरज है, उससे अपना काम निकलवाना है। इस तरह से नाक रगड़नी पड़ती है। और दूसरा है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगता है तो वो मौके की तलाश करते रहता है कि अरे आज नहीं तो कल मैं ऐसा कर दूंगा तो इसे मेरे सामने अपनी नाक आकर रगड़नी पड़ेगी, तब कहीं जाकर उसका काम होगा। इस तरह से बदले की भावना में इंसान नाक का उदाहरण देते रहता है। जिंदगी में हंसना गाना ही नहीं, रोना भी पड़ता है। जिंदगी एक ऐसा जीवन है बेटा कि हमें हंसने गाने के साथ साथ कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा मोड़ आ जाता है कि हमको रोना ही पड़ता है। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जिंदगी में सुख और दुख ना लगे रहे। सुख दुख तो ये हमारे जीवन का एक पहलू है। संघर्ष, जीवन ही संघर्ष है। आप लोगों ने मुहावरा देखा ही होगा कि हमारे हंसने की बात छोड़िए, पर रोते समय आंखों में आंसू आते हैं तो नाक भी उनका साथ निभाती है। जैसे कहता है कि आंख और आंसू, आंख और नाक और ये सब एक सिक्के के पहलू हैं। इस तरह से वो रोने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाती है। आंखों में आंसू आई तो नाक से अपने आप पानी बहने लगता है बेटा, तो नाक भी उनका साथ निभाती है। पर नाक पोंछने से तो रोने का सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है। कारण करुण रस में बरबस विभत्स रस टपकता है। नारी तो नाक पोंछने का काम साड़ी के पल्लू से चला सकती है, पर बेचारे उस पैंटधारी मर्द का क्या हाल होगा जिसे जेब में रुमाल रखने का ख्याल नहीं न हो। अब महिलाएं कैसी, आपको बताइए बेटा कि अगर उनको आंख में आंसू आ रही है या नाक बह रही है तो अपने पदर से, पल्लू से काम कर सकती हैं। लेकिन आज के जमाने में कुछ ऐसे जेंटलमैन रहते हैं कि सिर्फ टी शर्ट और पैंट पहनते हैं, रुमाल लेते ही नहीं। तो रुमाल से वो नाक पोंछ सकते हैं, आंसू पोंछ सकते हैं क्या? नहीं पोंछ सकते हैं। तो इस तरह से नाक का उदाहरण बताया गया है। और इस तरह से आप लोग अगर सुन रहे होंगे तो निकलते समय खासकर कोई अपने पैंट में रुमाल जरूर रखे। गुस्सा भी बहुत से लोगों की नाक पर रहता है, उनसे जरा कुछ कहा नहीं कि बिना बात नाक फुला लेते हैं। अब देखिए, कहते हैं कि अरे ये बहुत गुस्सैला है, जब देखो तब बात बात पे नाक ही फुला लेता है। तो अगर हमको बहुत गुस्सा आया, हम गुस्से को कंट्रोल में नहीं करते तो हमारी नाक अपने आप फूक जाती है, लाल हो जाती है। और घर वाले कहते हैं चल, जब देखो तब नाक फुकाए बैठा रहता है, बैठे कोने में, हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए गुस्सा के लिए, हंसी के लिए, मजाक के लिए, दुख के लिए बहुत सारे उदाहरण नाक से संबंधित बताए गए हैं। नाक में जितनी कमियां हैं बेटा, जितनी बुराइयां हैं उतनी अच्छाइयां भी हैं। इसीलिए जिनकी नाक नहीं होते वह भी नाक लगाते हैं। कहते हैं ना कि नाक में बहुत सारी अच्छाइयां होती हैं, बुराइयां होती हैं। जिनकी नाक नहीं होती वो भी नाक लगा लेती हैं। भले इस बात पर कोई नाक भाव सिकोड़े तो सिकोड़ता रहे, नाक रहना बहुत जरूरी है। वैसे भी चेहरे पर भी नाक चाहे सारस जैसी लंबी हो या चिलगोजे जैसी छोटी, चोट जैसी चपटी हो अथवा पकौड़े जैसी मोटी, लेकिन होनी जरूरी चाहिए। जिसके नाक न हो उसकी कोई सूरत देखना पसंद न करेगा, बल्कि देखकर डरेगा। भला बिना छज्जे के मकान का फ्रंट शोभा देता है। देखिए, अब इसमें लेखक ने क्या बताया है बेटा कि कभी कभी जो चीज हमको नहीं पसंद आती है तो ऐसे हम नाक सिकोड़ के कहते हैं मुझे अच्छी नहीं लगी। अब उसमें भी नाक का उल्लेख किया गया है। अब लेखक ने कहा है कि नाक कैसी भी हो, सारस जैसी लंबी हो या चिलगोजे जैसी छोटी हो, चोट जैसी चपटी हो या पकौड़े, कहते ना तेरी नाक पकौड़े के जैसी है, हम भी उदाहरण देते हैं। पर नाक होना हमारे शरीर में, मुंह में जरूर होता है, क्योंकि उसके बिना हमारे चेहरे का कुछ गेटअप नहीं आता, कोई हमें पसंद नहीं करता है। भला अगर हम कुछ घर बनाए और उस पर हमने स्लैब नहीं डाले तो उस घर में हम रह सकते हैं क्या?
नहीं रह सकते हैं। तो जैसे बिना छत के हम घर में नहीं रह सकते, वैसे बिना नाक के हमारे चेहरे की शोभा बढ़ेगी क्या? नहीं। तो नाक से हमारी शोभा भी बढ़ती है। नाक हो और सुंदर हो तो सोने में सुहागा। इसीलिए कवियों ने नख सिख वर्णन के अंतर्गत फुटकर रूप में भी नाक का काफी वर्णन किया है। उसे सोने की हीरे मोती जड़ी नथ नथुनी लौंग गुलाब आदि से सजाए गए हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि नथ बोले तो यहाँ पहना जाता है और गुलाब बोले तो ऐसे नाक में ऐसे बीचों बीच ऐसे इसके अंदर पहनकर उसे लटकाया जाता है, उसे कहते हैं गुलाब। इस तरह से हीरे मोती, जो गरीब रहते हैं वो अपने सस्ते पहनते हैं, लेकिन जो अमीर रहते हैं हीरे डायमंड का भी नथ और नथुनी पहनते हैं। इस तरह से लेखक ने विविध प्रकार का उदाहरण दिया है। मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए बहुत सी उपमाएं दी गई हैं। नाक को चंपे की कली, तिल के सुगंधित फूल से निर्मित और तलवार की धार से बढ़कर बताया। यहाँ तक तो ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आती कि अधिकांश कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से क्यों दी है। यहाँ तक ठीक है कि नाक तलवार के धार से भी ज्यादा धारदार बताई गई है, लेकिन कुछ कवियों ने, अधिकांश कवियों ने बताया है कि इसकी नाक तोते के चोंच के जैसी की उपमा दी गई है। एक कवि द्वारा, लेखक द्वारा बताया गया है बेटा कि नाक से बहुत सारे उदाहरण दिए गए। और सबसे उदाहरण अभी आपने इस कोरोना महामारी में देखा होगा शूर्पणखा का, कि नाक की वजह से ही रावण की मौत हुई और राम की वजह से ही राम और रावण में लड़ाई हुई। इस तरह से रावण का पूरा खानदान मार गिराया गया और उनका सर्वनाश हो गया। तो नाक के बहुत सारे उपमाएं दी गई हैं। अब आपको बेटा इसमें ये पहला भाग है, अब इससे आप लोगों को कुछ ऐसे प्रश्न दे रही हूँ जो आप लोग खुद लिखिएगा अपने मन से इस प्रश्न का उत्तर। ये पीएस है आप लोगों का, पीएस है। हमारे शरीर का कौन सा अंग हमारी इज्जत का प्रतीक है? हमारे शरीर का कौन सा अंग इज्जत का प्रतीक है? लेखक ने नाक की सहेली किसे बताया है? किसे बताया है? नाक कब बुरी लगती है? देखिए बच्चों, आपको इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपके नोटबुक में लिखना है। आगे का पीएस हम बाद में दे देंगे। पहला प्रश्न है, हमारे शरीर का कौन सा अंग इज्जत का प्रतीक है? दूसरा प्रश्न है, लेखक ने नाक की सहेली किसे बताया है? नाक कब बुरी लगती है? इन तीनों का प्रश्नों का उत्तर आप लोग अपने कॉपी बुक नोटबुक में लिखिएगा। इसी के साथ हम ये पाठ यहाँ पर समाप्त करने जा रहे हैं। धन्यवाद।